अब हम इसकी फाइंडिंग करते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम होगा इसमें आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी। तो जो इसमें फाइंडिंग्स मिलेंगी, सबसे पहले क्योंकि इसका नाम छोटा है, टर्नर बिल्कुल छोटू सा नाम है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर। इसमें आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर। कद क्या होगा मरीज का, क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय जीएच थेरेपी। हम उसको ग्रोथ हार्मोन की क्या दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने क्या करनी होती है, ग्रोथ करानी होती है। और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसका क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा। सर अगर एक एक्स है तो उस पर तो शॉक नहीं होगा क्या? जी देखे, डॉक्टर मारिया पूछ रही है जी, एक एक्स तो है तो फिर शॉक क्यों है? देखो, जब दो एक्स होते हैं तो इसके ऊपर ना एक जीन होता है, शॉक जीन। अगर पहले दोनों एक्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और जो आपका दोनों जब एक्टिवेट होते हैं तो शॉक जीन एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग बोन ग्रोथ होती है। लेकिन अब सिर्फ एक है, पहले दो थे अब एक है, तो इस वजह से जो शॉक्स की एक्सप्रेशन है वो कम होती है, और इस वजह से कद कम रह जाता है। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जो दूसरी आपको फाइंडिंग मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, शील्ड चेस्ट। ठीक है, शील्ड चेस्ट का मतलब क्या है, शील्ड चेस्ट का मतलब है कि फ्लैट चेस्ट। ठीक है, इसमें क्या मिलेगी, शील्ड चेस्ट मिलेगी, मतलब कि उसकी एक तो चेस्ट क्या होगी, ब्रॉड होगी। ठीक है, ब्रॉड होगी, और है तो वो फीमेल, लेकिन उसकी जो चेस्ट होगी, उसकी जो ब्रेस्ट होगी वो सही तरह डेवलप नहीं होगी, और आपको क्या मिलेगी, ब्रॉड फ्लैट चेस्ट। ठीक है, ब्रॉड फ्लैट चेस्ट मिलेगी। प्लस उसके साथ आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, दैट विल बी वाइडली वाइडली स्पेस्ड निपल। ठीक है, जो उसके निपल्स होंगे वो क्या होंगे, वाइडली स्पेस्ड होंगे, उनमें नॉर्मल से ज्यादा गैप होगा। वाइडली स्पेस्ड निपल्स मिलेंगे। उसकी आप जो चेस्ट होगी वो फ्लैट होगी, उसकी जो ब्रेस्ट होगी उसकी सही तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसमें आपको तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, जहां से आपने गैस कर लेना है, एंड दैट इज वेब्ड नेक। ठीक है, वेब्ड नेक का मतलब क्या होता है, वेब्ड नेक के आगे लिख लें, वेब्ड नेक के आगे लिखे कि इसकी क्या होगी, ब्रॉड नेक होगी। ठीक है, इसकी जो गर्दन होगी वो थोड़ी चौड़ी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसकी गर्दन होती है इसमें फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो इसमें आपको क्या मिलेगी, वेब्ड नेक, उसकी जो गर्दन होगी वो बिल्कुल चौड़ी सी होगी। तो वेब्ड नेक होगी, शील्ड चेस्ट होगी, और क्या होगा इसमें, इसका कद क्या होगा, छोटा होगा। और चौथी बात कि वो बेचारी मंगनी करनी जब जाएगी, जब उसकी मंगनी होगी तो मंगनी में क्या होगा, उसकी जो फोर्थ मेटाकार्पल है उसमें रिंग नहीं, मतलब रिंग सही तरह नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी जो फोर्थ मेटाकार्पल है वो क्या है, वो क्या है, शॉर्ट है। मतलब कि उसकी जो चौथी उंगली है, जो उसकी रिंग फिंगर है, वो क्या है, छोटी है। नेक छोटी नहीं होगी, नेक ब्रॉड होगी, नेक में ना ये फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं वेब्ड नेक, ब्रॉड नेक होगी इसमें। ठीक हो गया, वेब्ड नेक हो गया, ब्रॉड नेक एंड लो हेयर लाइन, उसकी जो हेयर लाइन होगी वो लो होगी, और उसमें जो फोर्थ मेटाकार्पल होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। उसके बाद इसमें क्या होगी, स्ट्रीक ओवरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्ट्रीक ओवरीज। जो इसकी ओवरीज होंगी वो ना एक मतलब स्ट्रीक की तरह होंगी। और डीजेनरेशन ऑफ, हाँ इसमें सबसे अहम बात कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, हमने पढ़ा था ना कि ओवरीज में क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। तो जो ओवरीज के फॉलिकल्स होंगे, जो ओवरीज के फॉलिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और ये क्या होगी, इस जब फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाएंगे तो उसको मेंसेस नहीं आएंगे, तो इस वजह से इसको क्या होगा, एमनोरिया होगा। ओवेरियन ओवरीज फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और विद और डीजनरेट एंड रिप्लेस्ड विद फिब्रस टिश्यू, मतलब कि उसकी फिब्रोसिस हो जाएगी, वहां पे फाइबर्स बन जाएंगे, फिब्रस टिश्यूज आ जाएंगे, और उसकी जो ओवरीज होंगी उसके जो फॉलिकल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, और वहां पे क्या आ जाएंगे, फिब्रस टिश्यूज आ जाएंगे। और जाहिर बात है कि अगर ओवरीज में क्या हो गई है, फिब्रोसिस हो गई है, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लाइन फेल्टर में क्या था, एस्ट्रोजन ज्यादा था, लेकिन जो टर्नर है इसमें एस्ट्रोजन क्या होगा, कम होगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन ने क्या कराना था, मेंसेस कराने थे, तो उसको क्या होगा, प्राइमरी एमनोरिया। उसको क्या होगा, प्राइमरी प्राइमरी एमनोरिया होगा, प्राइमरी एमनोरिया का क्या मतलब है कि उसको मेनार्की आएगी नहीं। वो 17 साल की हो गई है लेकिन उसके मेंसेस अभी स्टार्ट नहीं हुए। और एस्ट्रोजन ने और क्या कराना था, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करानी थी, तो चूंकि एस्ट्रोजन कम है तो क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कम होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कम होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा चूंकि एस्ट्रोजन कम है तो पीछे फीडबैक की वजह से इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें एफएसएच और एलएच भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। एफएसएच और एलएच क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। और इसके बाद एक अहम बात, इसमें जो लिम्फेटिक डिफेक्ट होगा, इसमें जो लिम्फेटिक्स होंगे उसका डिफेक्ट होगा। लिम्फेटिक डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो इसका लिम्फेटिक फ्लो है वो डिफेक्टिव होगा, मतलब इसमें जो ब्लड फ्लो वापस जा रहा है वो सही तरह नहीं होगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फाइंडिंग मिलेगी, दैट इज सिस्टिक हाइग्रोमा। दैट इज सिस्टिक हाइग्रोमा।
सिस्टिक हाइग्रोमा का आगे लिख लें। सिस्टिक हाइग्रोमा का मतलब क्या होता है? सिस्टिक हाइग्रोमा का मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक ना ये पानी की थैली होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर विद अ थिन वॉल, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन एट हेड या फिर नेक, ठीक है। तो उसकी गर्दन या उसके जो सर होगा उसमें आपको एक पानी की थैली मिलेगी, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक हाइग्रोमा। एंड इट इज ड्यू टू लिम्फेटिक डिफेक्ट, और लिम्फ क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो पहला सिम्टम आपको क्या मिलेगा, सिस्टिक हाइग्रोमा मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा कि उसके हाथ पांव सूजे हुए होंगे, इसको हम कहते हैं लिम्फ अडीमा, ठीक है, लिम्फ अडीमा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिम्फेटिक वेसल वो सही तरह काम नहीं कर पा रही, तो लिम्फ अडीमा होगा उसको, लिम्फ अडीमा, सिस्टिक हाइग्रोमा, और ये सारी चीजें होंगी। ठीक हो गया। और बहुत अहम बात, बहुत अहम एमसीक्यू जो कि हमने सीवीएस में बार बार पढ़ा था, कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें जो एओर्टिक वाल्व होता है वो क्या होता है, बाइकस्पिड होता है। एओर्टिक वाल्व क्या होता है, बाइकस्पिड। एओर्टिक वाल्व क्या होता है, बाइकस्पिड। तो जी, सीवीएस वाले नहीं बोलेंगे, बाकी जिन्होंने सीवीएस के बाद जरा ज्वाइन किया वो मुझे बताना कि एओर्टिक वाल्व को मैं इतना मैंने मेंशन क्यों किया यहाँ पे। जी, सीवीएस वाले जरा चुप रहेंगे और बाकी मुझे बताएंगे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है कि मैंने इसको मेंशन क्यों किया टर्नर सिंड्रोम में, कि बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व, के जो इसमें एओर्टिक वाल्व है वो बाइकस्पेड है। तो क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ जी, बता दें। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, डॉक्टर अदनान बता रहे हैं कि एओर्टिक वाल्व में प्रेशर इंक्रीज होता है। चलें जी, ओके। जी, डॉक्टर मुदस्सर शहबाज सही बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मुदस्सर शहबाज ने सीवीएस हमसे पढ़ा हुआ है। जी, डॉक्टर काशिफ आप बताएं जरा कि इसमें बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व है, तो इसको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसमें ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व क्यों मिलता है? जी जी, बताएं जल्दी। बिश्कीक वाले लावे कहाँ पे हैं? जल्दी बता दें अभी, बताएं, अभी हमने बहुत करना है यार, आज तो पढ़ा ही नहीं गया सही तरह, हम काफी ज्यादा डिटेल में चले गए हैं। हाँ, क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने अल्लाह के बंदों पढ़ा था, जो एओर्टिक वाल्व होता है ये नॉर्मल क्या होता है, जो एओर्टिक वाल्व नॉर्मल हर बंदे में क्या है, ट्राइकस्पिड है। इसके तीन कस्प होते हैं, मतलब कि ये एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, तीन कस्प होते हैं, ठीक है, तीन कस्प होते हैं। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम की मरीज होती है, जो टर्नर सिंड्रोम की मरीज होती है, इसकी इतनी किस्मत खराब होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व होता है। इसमें क्या होता है, बाइकस्पेड होता है, तीन की बजाय दो होते हैं। और जब तीन की बजाय दो होंगे तो क्या होगा, एओर्टिक रीगर्गिटेशन होगी, और क्या होगा, एओर्टिक आपके वो होंगे मरमर्स, एओर्टिक मरमर्स आपको सुनाई देंगे, एओर्टिक रीगर्गिटेशन होगी, इसकी फिब्रोसिस बहुत जल्दी हो जाती है। इसको हमने सारा सीवीएस में पढ़ा था, और हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जो टर्नर सिंड्रोम का मरीज होता है उसको दिल के बड़े मसले होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एओर्टिक वाल्व होता है वो ट्राई की बजाय बाइकस्पिड होता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम है इसमें जो एओर्टिक वाल्व है वो बाइकस्पिड होता है। हर बंदे में ट्राइकस्पेड होता है, लेकिन जो एओर्टिक है इसमें बाइकस्पेड होता है। और जब ये बाइकस्पेड होता है तो इसकी एओर्टिक रीगर्गिटेशन हो सकती है, इसकी फिब्रोसिस बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें आपके वो एओर्टिक मरमर आपको सुनाई देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हमने सीवीएस में काफी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेंगे। ओके, बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व। उसके बाद आपके इसमें क्या आपको मिलेगा, को आर्कटेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, को आर्कटेशन, को आर्कटेशन ऑफ एओर्टा, को आर्कटेशन ऑफ एओर्टा मिलेगी। को आर्कटेशन ऑफ एओर्टा को भी हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं क्या होता है। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा, हाई आर्क्ड, ठीक है, आर्क्ड हाई आर्क्ड पैलेट, मतलब कि इसकी जो रूफ है, रूफ ऑफ माउथ है, ठीक है, जो इसका मुंह शरीफ है, मुंह के ऊपर आपने हमने पढ़ा था ना पैलेट होता है, तो वो क्या होगा, हाई आर्क्ड होगा, वो कुछ इस तरह होगा। नॉर्मल बंदे के इस तरह होता है, लेकिन वो क्या होगा, हाई आर्क्ड होगा, उसमें एंगल ज्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं हाई आर्क्ड पैलेट होगा। कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा होगी, और सबसे अहम बात कि उसमें क्या होगा, बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, हम आगे चलते हैं, और इसमें हमें बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी बताएं। जो आपका टर्नर सिंड्रोम है इसमें बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, बार बॉडी नहीं मिलेगी। इसमें क्या होगा, बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व होगा, इसका कद छोटा होगा, और इसकी जो रिंग फिंगर है वो भी छोटी होगी। ठीक हो गया। तो इसमें उसने आगे लिखा हुआ है कि इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर हम आईवीएफ, आईवीएफ हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर एक्सोजीनियस हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दें, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रेगनेंसी पॉसिबल है। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी, लिम्फेडिमा इन फीट, लिम्फेडिमा फीट में भी हो सकता है और बाकी पूरी बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि सिस्टिक हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा उसमें क्या होगा,
बिहाइंड द नेक, उसकी गर्दन में क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और लिम्फेडिमा उसके हाथ पांव में भी हो सकता है, उसकी किडनी में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आई थिंक हमने ज्यादा इसको टाइम दे दिया, अब हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं इस पेज को। आगे उसने लिखा हुआ है डबल वाई सिंड्रोम, ठीक है, डबल वाई मेल। ठीक है, अब जो मेल होते हैं, मेल में क्या होता है, एक वाई होता है, तो इसमें क्या होंगे, डबल वाई मेल। जो डबल वाई मेल है, फर्ज करो उसको क्या हुआ, उसका जो जेनेटिक मेकअप वो किस तरह होगा, 47XYY। ठीक है, 47XYY, 47XYY, मतलब कि स्पर्म, जो आपका स्पर्म है उसको, उसमें दो वाई आ गए, और जो एग है उसमें एक एक्स आ गया, तो उससे क्या बना, उससे क्या बना, डबल वाई मेल। ठीक है, इसको हम सुपर मेल भी कहते हैं। ठीक है, पता नहीं मतलब ले सुना ही है मैंने कि इसको हम सुपर मेल भी कहते हैं। हॉर्सशू किडनी क्यों होगी सर टर्न, इसका वजह मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस उसने लिखा हुआ है कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें हॉर्सशू किडनी होगी। अच्छा, अब हम ना इसमें जो डबल वाई मेल है ये बहुत आसान है। देखो इसमें वाई क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, इट इज मेल। जो डबल वाई क्रोमोसोम है, वाई की वजह से क्या होगा, इट विल बी मेल, ये क्या होगा, मेल होगा। ये क्या होगा, मेल होगा फिनोटिपिकली, मतलब जाहिरी तौर पे ये क्या होगा, मेल होगा। और ये क्या होगा, बहुत लंबा इसका कद होगा। ठीक है, वेरी टॉल, वेरी टॉल क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल वाई है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। और इसमें इसकी जो फर्टिलिटी होगी वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल फर्टिलिटी। इसकी फर्टिलिटी क्या होगी, नॉर्मल, मतलब कि ये फर्टाइल होगा, फर्टिलिटी इसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी, इसका कद काफी लंबा होगा। और चूंकि इसमें दो वाई हैं, तो दो वाई होने की वजह से क्या होगा, इसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा होगा, जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो जिम वाले जब टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं तो इनमें क्या हो जाती है, स्वेयर एक्नी। ठीक है, इनमें क्या आती है, स्वेयर एक्नी, स्वेयर एक्नी, इसको क्या होगी, स्वेयर एक्नी होगी। और क्या होगा और इसको क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि ये सही तरह लर्न नहीं कर पाएगा चीजें, लर्निंग डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी होगी, स्वेयर एक्नी होगी। और क्या होगा, ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म के आगे लिख लें, ऑटिज्म पाकिस्तान में भी काफी कॉमन है। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन डिफेक्ट, ये ना सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन डिफेक्ट, ऑटिज्म हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिफेक्ट, ये साइकेट्री में लिखा भी हुआ है, कम्युनिकेशन डिफेक्ट। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन डिफेक्ट होगा, मतलब कि ये किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये क्या होगा, इसमें कम्युनिकेशन डिफेक्ट होता है। ओके, तो इसमें एक्नी होंगे स्वेयर, और बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, इसका काद थोड़ा लंबा होगा, और ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन क्या है, ज्यादा है। डॉक्टर्स अभी पूछ रहे हैं जी इसमें वाई जीरो होता है, आई डोंट नो, आई थिंक नहीं होता, वाई जीरो नहीं होता। बाकी इंटरनेट आप देख सकते हैं, ये सारी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ये बहुत रेयर होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने पढ़नी है सारी। तो डबल वाई भी समझ आ गया, मुझे बताएंगे पूरा पेज जो है आपके सामने शो अभी होगा, तो मुझे बताएं समझ आ गई है, इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया, हमने काफी टाइम लगा दिया यार इस पे। जल्दी बताएं, ये तीनों सिंड्रोम समझ आ गए हैं, कोई मसला तो नहीं रह गया, बार बॉडी नहीं होगी इसमें, इसमें बार बॉडी नहीं होगी, बार बॉडी नहीं होगी, और बस ये इसमें ये नॉर्मल होगी हर चीज, लेकिन ये थोड़ा ना अग्रेसिव होगा, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। इसमें दोनों वाई ही एक्सप्रेस करते हैं, यस दोनों वाई एक्सप्रेस करते हैं। चलें हम आगे चलते हैं, और अब हम आप ये जो आपका 662 है, 662, इसको आप रहने दो, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं 663, 663 पेज नंबर। अब हम 25 मिनट रहते हैं, और 25 मिनट में हमने ये पूरा पेज खत्म करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं कि जो हमारा पेज नंबर 663 है, इसमें हमें शायर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो 663 की बात करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है अरोमाटेज डेफिशिएंसी, अरोमाटेज। ठीक है, अरोमा, सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है डेट इज अरोमाटेज, अरोमा, अरोमाटेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके आगे लिख लें, अरोमाटेज डेफिशिएंसी के आगे लिख लें प्लेसेंटल अरोमाटेज, इसका पूरा नाम है प्लेसेंटल। ठीक है, प्लेसेंटल, ये प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, कि अगर जो प्लेसेंटा है, अगर जो प्लेसेंटा है उसमें क्या होगा, उसमें प्लेसेंटल अरोमाटेज, उसमें अरोमाटेज कम हो जाए। ठीक है, सर ओवर 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 टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, ये अगले पेज पे लिखे हुए हैं डॉक्टर आशा, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी एक टॉपिक भी नहीं रहेगा, एंड पे मैं हर चीज कवर करा दूंगा, लेकिन मैं एक ऑर्डर से करवाता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। अच्छा, प्लेसेंटल अरोमाटेज डेफिशिएंसी, जो प्लेसेंटल और अरोमाटेज डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो प्लेसेंटा है उसके पास अरोमाटेज एंजाइम नहीं होगा, प्लेसेंटा के पास क्या होगा, अरोमाटेज एंजाइम नहीं होगा। तो हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं कि जो आपके एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, जो आपके एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स कन्वर्ट होते हैं, एंड्रोजन्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एस्ट्रोजन में। ठीक है, कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एस्ट्रोजन में, बाय द हेल्प ऑफ एन अरोमाटेज, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज। अब क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा में ये जो अरोमाटेज है ये डेफिशिएंट है, प्लेसेंटा में ये जो एरोमाटेज है ये एब्सेंट है, तो अब होगा क्या। अब हम पहले बात करते हैं फीमेल की, बल्कि है ये होता ही फीमेल में है।
ठीक है। फीमेल को तो क्या चाहिए था, एस्ट्रोजन चाहिए था, फीमेल को तो क्या चाहिए था, एस्ट्रोजन चाहिए था। अब मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि जो फीमेल्स थी, हमने क्या पढ़ा था, फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है वो इंटरनल जेनेटिलिया डेवलप कराता है या एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप कराता है, जल्दी बताएं। फीमेल में जो आपका एस्ट्रोजन है वो एक्सटर्नल या इंटरनल कराता है? यस, माशाल्लाह डॉक्टर काशिफ सही बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है फीमेल का, वो कौन कराता है, वो डेवलप कराता है एस्ट्रोजन। अब क्या है कि प्लेसेंटा के पास तो अरोमाटेज ही नहीं है, और अरोमाटेज नहीं है तो जो उसके एंड्रोजन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब एस्ट्रोजन कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, विरिलाइजेशन, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, विरिलाइजेशन। अब एंड्रोजन ज्यादा हो गए हैं और एस्ट्रोजन कम हो गया है, तो विरिलाइजेशन का मतलब क्या है, विरिलाइजेशन का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया भी था, ये एक ब्रॉड टर्म है। हम कब कहते हैं कि एक फीमेल की विरिलाइजेशन हो गई है, जब उसमें मर्दों वाली खसूसियात आना शुरू हो जाएं। ठीक है, विरिलाइजेशन। अब विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल होगी, क्यों, क्योंकि एंड्रोजन ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तो विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल, जो फीमेल होगी उसकी क्या हो जाएगी, विरिलाइजेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है और एस्ट्रोजन कम है। और पहले नंबर पे तो विरिलाइजेशन होगी, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि उसमें जो जब जब वो इन्फेंट होगी, मतलब जब वो बच्ची छोटी पैदा होगी, तो उसका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो क्या होगा, एम्बिगुअस। ठीक है, वो मतलब सही नहीं बनेगा, अब नॉर्मल होगा, एम्बिगुअस जेनेटिलिया। जो उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। एक्सटर्नल क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। और उसकी क्या हो जाएगी, विरिलाइजेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंड्रोजन ज्यादा है। प्लस सीरम टेस्टो एंड हाँ, उसमें ये जो प्लेसेंटा होगा इसमें हमें सीरम टेस्टो, ठीक है, सीरम टेस्टोस्टेरोन हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सीरम टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेनिडाइन वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और ये जो एंड्रोजन है, चूंकि ये प्लेसेंटा में ज्यादा हो चुके हैं, तो एंड्रोजन क्या करेंगे, ये जो एंड्रोजन होंगे, एंड्रोजन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एंड्रोजन विल क्रॉस, ठीक है, एंड्रोजन विल क्रॉस प्लेसेंटा। ये क्या करेंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे। एंड क्या, कहाँ पहुंच जाएंगे, रीच मदर। ठीक है, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, मदर की सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे। अब मदर बेचारी का कोई कसूर नहीं है, तो ये जो आपके एंड्रोजन होंगे ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और मदर तक पहुंच जाएंगे, और जो जिस मदर के प्लेस बेबी को ये मसला हुआ है, उस मदर की भी क्या हो जाएगी, विरिलाइजेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो एंड्रोजन हैं ये मदर में पहुंच गए हैं। तो जब एंड्रोजन मदर में जाएंगे तो मदर की भी क्या हो जाएगी, विरिलाइजेशन। मतलब कि जो मदर होगी उसकी मूछें निकल आएंगी। मदर में क्या होगा, मदर में जिस तरह मर्दों के बाल होते हैं उस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो मदर की भी क्या आ जाएगी, वेरिलाइजेशन, उसकी आवाज भारी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो एंड्रोजन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो जिस बंदे को जिस मदर के बेबी को ये मसला हुआ है, उसको मदर में भी साइन एंड सिम्टम हमें मिलेंगे लाजमी। और जब बेबी वो पैदा होगा तो बेबी क्या कॉज कराएगा, बेबी का क्या होगा, एम्बिगस जेनेटिलिया होगा, और उसकी क्या हुई पड़ी होगी, विरिलाइजेशन हुई पड़ी होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, प्लेसेंटल अरोमाटेज डेफिशिएंसी। मैं एक और पढ़ाता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं आई। ठीक हो गया। उसके बाद अगला डिसऑर्डर है, डेट इज 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, देखो, हमने क्या पढ़ा था, इसको हम रेड से लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अल्लाह के बंदो, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, डीएचटी में। टेस्टोस्टेरोन किसमें कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, अपने बड़े भाई में कन्वर्ट होता है। और किसकी मदद से होता है, 5 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 5 अल्फा, सॉरी 5 अल्फा रिडक्टेज, सॉरी 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 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम का नाम है। और इससे ये कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएचटी में। डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन ने क्या, जो मर्द होते हैं, मर्दों में जो इंटरनल जेनेटिलिया है, जो इंटरनल जेनेटिलिया वो कौन बनाता है, मर्दों में जो इंटरनल जेनेटिलिया वो कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इंटरनल जेनेटिलिया किसने बनाना था, टेस्टोस्टेरोन ने। और जो डीएचटी है, डीएचटी क्या कराता है, डीएचटी जो मेल पे होते हैं उनमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप कराता है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया किसने डेवलप कराना था, डीएचटी ने। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है इसने प्लेसेंटा में क्या कराना था, इंटरनल जेनेटिलिया डेवलप कराना था। पहली बात होगी। अब इसमें होता क्या है, देखो, अब एक बंदा है, ठीक है, अब एक बंदा है, और बंदा नहीं है, बच्चा है, छोटा बेबी है। और वो जब वो माँ के पेट में था तो उसको क्या हुआ, उसको 5 अल्फा रिडक्टेज की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, ड्यू टू जेनेटिक कॉजेज। इसमें क्या हुआ, इसमें 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा लेकिन डीएचटी कम होगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, जो डीएचटी है वो कम हो जाएगा। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि क्या इसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो डीएचटीएस ने एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप कराना था, चूंकि डीएचटी कम हो गया है तो इसमें जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो डेवलप नहीं हो पाएगा।
तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एम्बिगुअस जेनेटिलिया। ठीक है, एम्बिगुअस जेनेटिलिया, जो ये जो जब बच्चा पैदा होगा तो इसका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो क्या होगा, एम्बिगुअस होगा। वो क्या होगा, एम्बिगुअस होगा। और इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। और हाँ, बस इसमें यही है। और इसमें जो हमें कैरियोटाइप मिलती है, कैरियोटाइप आपने याद रखना है, इसमें हमें नॉर्मली कैरियोटाइप मिलती है 46XY, लेकिन आगे उसने लिखा होगा DSD। DSD का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, कि है तो ये नॉर्मल, इसके क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन इसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो सही तरह नहीं हुई। तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया मिलेगा, एम्बिगुअस जेनेटिलिया मिलेगा। ठीक है, एम्बिगुअस जेनेटिलिया जब मिलेगा तो जो जब एम्बिगुअस जेनेटिलिया मिलेगा तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या है, इसमें DHT की कमी है ड्यू टू 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। लेकिन ये जो एम्बिगुअस जेनेटिलिया है ये सिर्फ रहेगा प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक इसका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। लेकिन आपको पता है जब प्यूबर्टी होती है, ठीक है, जब प्यूबर्टी हिट करती है मेल को, तो उसमें क्या होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा जो मतलब जो आपने अपने भाइयों को या आगे पीछे देखा होगा कि जब वो 14-15 साल के होते हैं तो उनमें एक्नी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है, उनके दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। जब प्यूबर्टी हिट करती है तो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या करानी होती है, पीनस और टेस्टिस की ग्रोथ भी करानी होती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी पे ज्यादा होगा तो ये ग्रोथ करा देगा। ठीक है, तो जो पहले आपका एम्बिगस जेनेटिलिया था, प्यूबर्टी के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ होगी, और थोड़ा बहुत वो जो एम्बिगस जेनेटिलिया वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये नॉर्मल होगा, ये अब नॉर्मल ही रहेगा फिर भी। ठीक हो गया। तो इसमें चूंकि टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल बन रहा है, तो इसमें जो इंटरनल जेनेटिलिया होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इंटरनल जेनेटिलिया क्या होगा, नॉर्मल होगा। अच्छा, अब आपने इसको याद कैसे करना है, देखो, आपने सिंपल ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, इंटरनल जेनेटिलिया डेवलप कराना। DHT का काम क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया काम कराना। अब DHT काम है और टेस्टो आपका नॉर्मल है, तो आपका इंटरनल जेनेटिलिया नॉर्मल होगा। लेकिन जो DHT है, चूंकि उसने एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाना था, DHT कम था, तो इसकी वजह से एक्सटर्नल जेनेटिलिया उसका क्या होगा, एम्बिगुअस होगा। बस आपने ये बात याद रखनी, इसके अलावा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक हो गया। तो इंटरनल जेनेटिलिया इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि दो डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, एक में हमने अरोमाटेज डेफिशिएंसी पढ़ी और एक में हमने 5 अल्फा रिडक्टेज पढ़ी है। तो मुझे बताएं, समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है? चलें जी, ठीक है, ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हमारा ये भी हो गया। अब आगे एक सिंड्रोम लिखा हुआ है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, और वो बुक ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वो एंड पे समझाता हूँ। पहले हम एक और सिंड्रोम कर लें जिसको हम कहते हैं कालमान सिंड्रोम। ठीक है, तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम को हम इसके बाद पढ़ते हैं। कालमान सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, कालमान, ठीक है, कालमान सिंड्रोम का मतलब क्या है। कालमान सिंड्रोम में ये होता है, कालमान सिंड्रोम में होता क्या है, देखो, आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो आपके GnRH है, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से बनता है, ये आपके बनता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये कहाँ से बनता है, हाइपोथैलेमस से। अब ये जो कालमान सिंड्रोम है ये क्यों होता है, कालमान सिंड्रोम बड़ा आसान सा सिंड्रोम है। इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि फेलियर टू, ये होता क्यों है, मतलब इसमें ना प्यूबर्टी नहीं होती, जो मेल होगी या फीमेल होगी उसमें ना प्यूबर्टी नहीं, वो जवान नहीं हो पा रहा होता, प्यूबर्टी मतलब कि वो अडल्ट नहीं होता। तो अ फॉर्म ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। देखो, मैं दो लफ्ज लिखता हूँ, आपको इसकी समझ आनी चाहिए क्योंकि मैंने समझाया भी था। हाइपोगोनेडोट्रोपिक, ट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म। मुझे शाबाश जल्दी से बताना कि इन दोनों लफ्जों का मतलब क्या था, मैंने आपको लिखवाया था ये। मैंने कहा था हाइपोगोनेडोट्रोपिक का मतलब क्या है और हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या है। जी, जी डॉक्टर काशिफ लावे, आप बताएं। यस, डॉक्टर खिजर सही बता रहे हैं। जो हाइपोगोनेडोट्रोपिक है इसका मतलब है कि हार्मोन कम है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि GnRH कम है। ठीक है, GnRH कम है। ये बड़े बंदे कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों लगते सेम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है। इसमें क्या होगा, GnRH कम होगा। जब GnRH कम होगा तो क्या होगा, FSH और LH भी कम होगा। FSH और LH भी क्या होगा, कम होगा। जब FSH और LH भी कम होगा तो क्या होगा, टेस्टिस क्या रह जाएंगी, छोटी रह जाएंगी। टेस्टिस क्या रह जाएंगी, छोटी रह जाएंगी। तो चूंकि चूंकि जो कालमान सिंड्रोम है अभी हम पढ़ते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस में मसला होता है। हाइपोथैलेमस में मसला होने की वजह से क्या होगा, जो GnRH है ये कम होगा। जब ये कम होगा तो LH और FSH भी कम बनेंगे। जब LH और FSH कम बनेंगे तो क्या होगा, टेस्टिस भी क्या रह जाएंगी, छोटी रह जाएंगी। तो स्मॉल टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म। और लो अमाउंट ऑफ GnRH को हम क्या कहते हैं, हाइपोगोनेडोट्रोपिक। तो इस पूरी टर्म का मतलब है कि ड्यू टू लो GnRH देयर विल बी स्मॉल टेस्टिस। तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, इस पूरी टर्म का मतलब क्या है, दोबारा सुने।
जीएनआरएच कम होने की वजह से क्या है, टेस्टिस छोटी रह गई हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ओके। तो ये उसने लिखा हुआ है कि ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कालमान सिंड्रोम। अब कालमान सिंड्रोम होता क्या है, इट इज डिफेक्टिव माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन इट इज डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच रिलीजिंग सेल्स, जीएनआरएच रिलीजिंग सेल्स। ठीक है, जो आपके ये इसमें ना माइग्रेशन नहीं होती। जो जीएनआरएच के रिलीजिंग न्यूरॉन्स हैं उनकी ना, जब वो बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो उसकी ना सही तरह सेल्स की माइग्रेशन नहीं होती, जिससे क्या होता है कि जो जीएनआरएच के सेल्स हैं वो हाइपोथैलेमस तक नहीं पहुंच पाते। तो जिससे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट है, जिसकी वजह से जिसमें क्या होता है कि जीएनआरएच रिलीजिंग सेल्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक, वो उनकी माइग्रेशन नहीं हो पाती। तो इट इज हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट। तो जाहिर बात है कि जब जीएनआरएच न्यूरॉन्स वहां तक नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा, जीएनआरएच होगा। मत इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपोगनेडोट्रोपिक। जीएनआरएच इसमें क्या होगा, कम होगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसमें ऑल फैक्ट्री बल्ब टू डेवलप। इसमें जो ऑल फैक्ट्री बल्ब होता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब हम किसको कहते हैं, ऑल फैक्ट्री बल्ब जो हमारा सूंघने के काम आता है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री बल्ब जो हमारे नाक में न्यूरॉन्स है, मतलब जिसने हमें सूंघने के फंक्शन करना है। तो ऑल फैक्ट्री बल्ब भी इसमें क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, पुअरली डेवलप। इसमें ऑल फैक्ट्री बल्ब भी सही तरह डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि कालमान सिंड्रोम का जब भी आपको केस बताया जाएगा तो उसमें आपको एक वर्ड लिखा जाएगा जिसको हम कहते हैं एनोस्मिया, जिसको हम कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है कि उसको ना सही तरह उसको मतलब उससे कोई चीज सूंघी नहीं जाएगी, उसकी जो स्मेल वाली पावर है वो नहीं होगी। उसको क्या होगा, एनोस्मिया होगा, मतलब उसको कोई चीज स्मेल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसके टेस्टिस छोटे होंगे, उसको क्या होगा, हाइपोगनेडोट्रोपिक हाइपोगनेडिज्म, हाइपोगनेडोट्रोपिक हाइपोगनेडिज्म। और अगर वो मेल है, ठीक है, अगर वो मेल है तो उसमें क्या होगा, अगर वो मेल है तो जाहिर बात है अगर जीएनआरएच ही कम है तो उसमें क्या होंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। ठीक है, स्पर्म नहीं बनेंगे, एजोस्पर्मिया होगा। अगर वो फीमेल है तो जाहिर बात है जब जीएनआरएच ही कम है, एफएसएच भी कम होंगे, एफएसएच और एलएच भी कम होंगे तो क्या होगा, एफएसएच और एलएच भी कम होंगे तो क्या होगा, उसको ए मेनोरिया होगा, उसको क्या होगा, ए मेनोरिया होगा। डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं जी इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब का डिफेक्ट क्यों होगा। देखो डॉक्टर मारिया, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब और ये जो जीएनआरएच रिलीजिंग नर्व्स है ना, ये इकट्ठे माइग्रेट करते हैं। अगर आपकी एक की माइग्रेशन डिफेक्टिव हो तो दूसरा भी वो डिफेक्टिव हो जाता है, दूसरी की भी माइग्रेशन सही तरह नहीं होती तो ये दोनों नर्व सही तरह डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से स्मेल में भी मसला आता है। तो कालमान सिंड्रोम में एक तो स्मेल में मसला होगा और क्या होगा, उसके उसमें हाइपोगनेडोट्रोपिक मसाइल होंगे। ठीक हो गया, इसमें इनफर्टिलिटी होगी और इसमें एमनोरिया होगा और स्पर्म भी इसमें कम बनेंगे। शाबाश। अब मुझे जल्दी से बताएं कि कालमान सिंड्रोम समझ आ गई है। कालमान सिंड्रोम में दो तीन बातें करने वाली हैं। एक, आपने ये समझना है कि हाइपोगनेडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है, और आपने ये याद रखना है कि इसमें हाइपोस्मिया या एनोस्मिया होता है, कि इसको सूंघने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसमें क्या होता है, हाइपोगोनेडिज्म भी होता है। ओके जी। अब जरा हम बात करते हैं, आखिरी है बस, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, हाँ इसमें एमनोरिया प्राइमरी होगा। ठीक है, एमनोरिया प्राइमरी होगा। अच्छा, इसमें अब 5 मिनट और बर्दाश्त करो और हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। दैट इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम आपकी बुक ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ है लेकिन इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो इसको हम जरा समझते हैं। सर एल एच इज नॉर्मल और हाई इन 5 अल्फा रिडक्टेज, ये पॉइंट बता दें। देखें, 5 अल्फा रिडक्टेज में क्या होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसमें, डीएचटी में। तो इसमें जो एलएच है, एलएच पे कोई इफेक्ट खास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन तो सही बन रहा है, एलएच ने तो आगे टेस्टोस्टेरोन बनाना था, तो टेस्टोस्टेरोन तो सही बन रहा है। हाँ, जो टेस्टोस्ट एलएच है वो नॉर्मल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल जो वेरी करती है वो कभी एग्जाम में नहीं चीज पूछी जाती है और आपने भी याद नहीं रखनी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सही सही बन रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, एलएच या नॉर्मल होगा या क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, 5 मिनट है, बस 5 मिनट बर्दाश्त करें और फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। मुझे पता है आप थक जाते हो एंड पे आके, लेकिन बस थोड़ा आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना सिलेबस कवर करने के लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन बुक पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, ये होता है मेल में होता है। ठीक है, ये जो मोस्ट ऑफ कॉमनली किसको इफेक्ट करता है, मेल को इफेक्ट करता है। अब फर्ज करो हम एक मेल है, ठीक है, इसको गौर से सुनना है।
अब एक मेल है और उसकी जीनोटाइप है XY, ठीक है, जाहिर बात है मेल है तो मेल की जीनोटाइप XY होगी। अब वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं SRY जीन, जिसको हम क्या कहते हैं, SRY जीन। अब SRY जीन ने क्या करना होता है, SRY जीन ने क्या करना होता है, टेस्टीज बनानी होती हैं। क्या करना होता है, टेस्टीज बनानी होती है। हमने पढ़ा था कि जो आपका टेस्टीज वो किसकी वजह से बनती है, SRY जीन की वजह से बनती है। टेस्टीज बन गई, जब टेस्टीज बनेंगी तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, DHT में। तो एक नॉर्मल मेल में ये काम चल रहा होता है जब वो माँ के पेट में होता है। SRY जीन क्या बनाता है, टेस्टिस बनाता है, जिसकी वजह से उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है और DHT भी बन जाता है। ठीक हो गया, ये होगी सीधी बात। लेकिन अगर वही जो मेल है, उस जो टेस्टोस्टेरोन और जो DHT है, फर्ज करो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो खराब हो गए हैं। जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं, मतलब कि वो अब नॉर्मल है, मतलब वो रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे, वो इनसेंसिटिव हो गए हैं। तो क्या होगा, ना टेस्टोस्टेरोन अपना काम कर पाएगा और ना DHT अपना काम कर पाएगा। अब हम इन्हीं कामों को पढ़ते हैं कि ये काम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मेल है मेल ने टेस्टोस्टेरोन, मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है जब वो माँ के पेट में होता है तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन ने क्या बनाना था, मेल मेल इंटरनल जेनेटिलिया बनाना था। क्या बनाना था, मेल इंटरनल जेनेटिलिया बनाना था। अब चूंकि टेस्टोस्टेरोन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, जब वो काम नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ये जो मरीज होगा इसमें इंटरनल जेनेटिलिया क्या होगा, मेल का नहीं बनेगा, मेल वाला इसमें इंटरनल जेनेटिलिया नहीं बनेगा। लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है। देखो, टेस्टोस्टेरोन कम है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो SRY जीन है उसने टेस्टिस तो बना दी है, टेस्टिस तो प्रेजेंट है, ठीक है, टेस्टिस क्या है, प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी है बट वो काम नहीं कर पा रहा। तो टेस्टिस क्या है, प्रेजेंट है। अब टेस्टिस हैं तो टेस्टिस क्या करेंगी, टेस्टिस क्या करेंगी, AMH पैदा करेंगी। AMH का तो मतलब पता है ना, हमने पढ़ा भी था, एंटी मलेरियन हार्मोन। हमने कहा था कि जो मलेरियन डक्ट होती हैं, मलेरियन डक्ट क्या बनाती हैं, इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। याद आया कुछ या भूल गए, मैंने तब कहा था आपको कि मैं आपको ये याद कराऊंगा लेकिन आपने तब तक ये भूले होने, तो दोबारा याद करें। जो हमने पढ़ा था, जो मलेरियन डक्ट्स होती हैं, हमने पढ़ा था जो मलेरियन डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मलेरियन डक्ट्स मलेरियन डक्ट्स डेवलप हो जाती है, किसमें डेवलप हो जाती है, इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। अगर इनको कोई रोकने वाला ना हो तो ये क्या हो जाती हैं, ये मलेरियन डक्ट्स जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, किसमें डेवलप हो जाती है, इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल में। इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती हैं, अगर इनको कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन जब एक मेल बनता है तो मेल के टेस्टिस क्या बनाते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन। ये जो एंटी मलेरियन हार्मोन है ये इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया ना बने, ताकि फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया ना बने। अब ये जो आपका एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, इसमें मसला ये आया है कि टेस्टोस्टेरोन ने मेल का इंटरनल जेनेटिलिया बनाना था, तो टेस्टोस्टेरोन तो काम ही नहीं कर पा रहा, तो जो इंटरनल जेनेटिलिया होगा किसका, मेल का, वो तो बनेगा ही नहीं। पहली तो बात ये होगी कि मेल का इंटरनल जेनेटिलिया नहीं बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि इसमें टेस्टिस प्रेजेंट हैं और टेस्टिस होने की वजह से इसमें AMH जो होगा वो इनहिबिट कर देगा, किसमें इनहिबिट कर देगा, मलेरियन डक्ट को। अब ना मेल का इंटरनल जेनेटिलिया बन रहा है ना फीमेल का बन रहा है, तो जो फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया होगा वो भी नहीं बनेगा। तो उसमें जो इंटरनल जेनेटिलिया होगा वो ना मेल का बनेगा ना फीमेल का बनेगा। पहली बात ये हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मेल होते हैं, मेल में जो टेस्टिस बनती हैं पेट में बनती हैं, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है टू डिसेंड। मतलब कि जो पेट में टेस्टिस बनती हैं उनको इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू नीचे लेके आता है स्क्रोटम में, ठीक है, नीचे लेके आता है स्क्रोटम में, ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, काम नहीं कर पा रहा। तो मुझे बताएं जरा कि ये जो टेस्टिस होंगी ये डिसेंड कर पाएंगी, ये अब्डोमिन में रहेंगी या नीचे स्क्रोटम में आ जाएंगी। जो एंड्रोज अगर ये काम नहीं कर पा रहा तो टेस्टिस नीचे आएंगी या ऊपर ही रहेंगी, तो ये अब्डोमिन में रहेंगी। तो इस अब्डोमिन अगर टेस्टिस अब्डोमिन में हो, अगर टेस्टिस अब्डोमिन में हो तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के टेस्टिस किस में है, अब्डोमिन में है, जहां पे वो बनी थी वो नीचे डिसेंड नहीं कर पाई ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको हर पेपर में ये मिलेगा कि जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है, इट इज रिस्क ऑफ, ठीक है, ये किसका रिस्क है, इट इज रिस्क ऑफ टेस्टिक्यूलर कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
कि जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म है इट इज रिस्क ऑफ टेस्टिक्यूलर कैंसर। ये काफी पेपर में आ चुका है कि जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म है इट इज मतलब कि अगर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें क्या होगा, टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, टेस्टिकुलर कैंसर होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं यहाँ तक समझ आई है? ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ इसलिए इसको लिख लेना यहाँ पे, यहाँ तक जल्दी बताएं। बस अब तकरीबन हमारा खत्म हो गया टॉपिक, टेंशन नहीं लेनी, बस 2 मिनट बर्दाश्त करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई है। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम जरा बुक पे आते हैं, और बुक पे उसने ये लिखा हुआ है कि जब होती है, फर्ज करो ये बच्चा तो पैदा हो गया, ठीक है, बच्चा तो पैदा हो गया। अब इसमें चूंकि डीएचटी भी काम नहीं कर पा रहा, तो इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी क्या है, एम्बिगुअस है। जब इसमें डीएचटी काम नहीं कर पा रहा तो इसका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो फीमेल लाइक होगा। ठीक है, वो क्या होगा, फीमेल लाइक। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होगा, फीमेल लाइक होगा। ठीक है, क्योंकि डीएचटी नहीं है तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया होगा, तो फीमेल लाइक जेनेटिलिया होगा, एक्सटर्नल। ओके, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हुई प्यूबर्टी। ठीक है, एट प्यूबर्टी, अब क्या हुई, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे क्या होगा, जो आपका एक्सेस, जो आपका क्या है, एक्सेस एक्सेस टेस्टो है, ठीक है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन में, बाय द हेल्प ऑफ अरोमाटेज एंजाइम। अब ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन में। अब एस्ट्रोजन ने क्या करना था, एस्ट्रोजन ने क्या करना था, एस्ट्रोजन ने ब्रेस्ट डेवलपमेंट करानी थी, तो इस मरीज को क्या होगा, गायनोकोमेस्टिया होगा, और इसमें ब्रेस्ट ग्रोथ होगी। देखो, ये जो एस्ट्रोजन होगा ये पहले नंबर पे क्या कराएगा, ब्रेस्ट ग्रोथ कराएगा, पहले नंबर पे क्या कराएगा, ब्रेस्ट ग्रोथ कराएगा। जब प्यूबर्टी उसको हिट हो जाएगी तो अच्छा भला वो बेचारा शकील था, वो क्या बन गई, शकीला बन गई। ठीक है, तो ब्रेस्ट ग्रोथ हो गई, उसके बाद वाइडनिंग ऑफ हिप्स। ठीक है, वाइडनिंग, उसकी जो हिप होंगी वो क्या हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी। मुझे बताना शाबाश कि जो फीमेल होती है उसमें हिप्स वाइड क्यों होती हैं, जो उसकी हिप है वो वाइड क्यों होती है जी। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उसमें जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, फीमेल लाइक, फीमेल लाइक। फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, फीमेल लाइक होगी, फीमेल लाइक। और फैट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया भी कि जो फीमेल होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो अगर ये ज्यादा खाएं तो इनका इनके जो हाथ और पाँव होते हैं इनमें ज्यादा फैट डिपॉजिट होती है। और जो आपके होते हैं अपना मेल, अगर ये ज्यादा खाएं तो इनका पेट निकल आता है। तो इस इसकी मैंने आपको बताया भी था, शायद नहीं बताया। देखो ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि जो मर्द है, मर्द को बनाया ही मेहनत करने के लिए है। तो अगर मर्दों के जो मेल है अगर उसके हाथ पाँव में फैट डिपॉजिट हो जाए तो वो सही तरह काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये बाय मतलब नेचर ही ये इस तरह है कि मर्दों की जो फैट डिपॉजिट होती है वो पेट में होती है, लेकिन फीमेल जो है, फीमेल की जो फैट डिपॉजिट है वो हाथ उसमें होती है, हाथों और पाँव में होती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने माँ बनना होता है, प्रेगनेंसी होनी होती है उसको, अगर पेट में फैट डिपॉजिट होगी तो वो फिर प्लेसेंटा डिस्टर्ब होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, वाइडनिंग ऑफ हिप होगी, और क्या होगा, ब्रेस्ट ग्रोथ होगी इसमें। ठीक हो गया। अब आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है हम वो भी देख लेते हैं, तो हम बुक पे चलते हैं और हम जरा देखते हैं कि इसमें क्या होगा। वाइड हिप इसमें फॉर बर्थ होगी ताकि वो सही तरह बच्चे को जन्म दे सके। अच्छा, ये जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है इसमें उसने आपको वही बातें बताई हैं, लेकिन उसने किसी और तरीके से बताई हैं, मैंने आपको आसान करके बता दी हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिफेक्ट इन एंड्रोजन रिसेप्टर रिजल्टिंग इन फीमेल जेनेटिक मेल। मतलब कि जो है तो जेनेटिकली मेल, लेकिन उसमें हमें नजर वो किस तरह आएगा, फीमेल की तरह नजर आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो एस्ट्रोजन ज्यादा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसकी हो गई है, उसमें जो इंटरनल जेनेटिलिया नाम वो मेल का, नाम वो फीमेल का है। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसमें जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा वो फीमेल लाइक होगा, ये फीमेल नहीं होगा, फीमेल का नहीं होगा, फीमेल लाइक होगा। क्योंकि डीएचटी कम था, डीएचटी कम होने की वजह से, डीएचटी कम होने की वजह से क्या हुआ, उसको फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा विद स्कैंटी एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। मतलब उसके जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होंगे वो क्या होंगे, करली से होंगे, स्कैंट होंगे। रूडिमेंट्री वजाइना, रूडिमेंट्री वजाइना के आगे लिख लें अंडर अंडर डेवलप्ड वजाइना। उसकी जो वजाइना होगी वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुई होगी। और यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब एब्सेंट, मैंने आपको बताया कि चूंकि इसमें एएमएच होता है, क्योंकि टेस्टिस तो बनी है ना, टेस्टिस तो बनी है, तो टेस्टिस बनने की वजह से क्या होगा, इनमें यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब एब्सेंट ड्यू टू परसिस्टेंट ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस, एंटी मुलेरियन हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस, पेशेंट डेवलप नॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस। हाँ, ये है तो शकीला लेकिन इसमें टेस्टिस भी हैं, और टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, लेबिया मेजोरा में होते हैं। तो हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में ना आए, पीछे एब्डोमेन में रह जाएं, तो ये मेलिग्नेंसी में जा सकते हैं, इसका कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से इसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं टू प्रिवेंट मेलिग्नेंसी। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो फीडबैक की वजह से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, एलएच भी ज्यादा होगा, विद सेक्स सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक हो गया।
जितने भी सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर हैं उनमें टेस्टो भी कम होता है, एस्ट्रोजन भी कम होता है, एलएच ज्यादा होता है। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें टेस्टो ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका रिसेप्टर क्या हो गया, खराब हो गया। अच्छा, ये